हेलो एंड वेलकम टू परफेक्शन आईएएस। परफेक्शन आईएएस की यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। और आज द हिंदू न्यूज़पेपर एनालिसिस जो कि 12 सितंबर 2023 का होगा, हम डिस्कस करने जा रहे हैं। इन टुडेज न्यूज़पेपर देयर आर टू मेनी इंपॉर्टेंट न्यूज़ व्हिच वी विल गो थ्रू इन दिस सेशन, एंड आई वांट यू ऑल टू बी फोकस्ड एंड इन्वेस्ट योर टाइम वाइजली। एंड बिकॉज आज के डिस्कशन में हमारे पास कुछ ऐसे टॉपिक्स हैं जो बेसिक्स और करंट अफेयर्स को कनेक्ट तो करते ही हैं, बट साथ में जो आने वाला टाइम है, आगे का एक महीना अराउंड, उस सब में ये चीजें रिपीट होने वाली है बार बार। ठीक है, वेदर यू टॉक अबाउट फूड इनसिक्योरिटी और यू टॉक अबाउट द चाइनाज इकोनॉमिक ग्लोबल स्लो डाउन, चाइनाज स्लो डाउन एंड द ग्लोबल इकोनॉमिक स्लो डाउन, or the basic concept of economy Grisham's law which started back then from the time of मोहम्मद बिन तुगलक और आज तक ये चल रहा है ग्रिशम्स लॉ। अगर आप इंडियन हिस्ट्री की बात करो, इंडियन इकोनॉमी की बात करो तो, और अगर आप ग्लोबल इकोनॉमी की बात करो तो देन इट्स लॉन्ग बैक सिंस द इवोल्यूशन ऑफ द इकोनॉमी। Moving further, G20, yes, there is a video coming up on our channel with full analysis of all the developments of G20 that we will go through later in that video. But yes, आज हम देखेंगे that how G20 is changing the geopolitical scenario of the world. Then we will also talk about that the launch of West Asia Economic Corridor and how much important is it when we talk about this economic corridor vis-a-vis the China Pakistan economic corridor. ठीक है, तो let's start the discussion. And before moving ahead, I want you all to have attention about our new courses and new batches for UPSC and BPSC. ठीक है, यूपीएससी के लिए बैचेस स्टार्ट हो रहे हैं दिल्ली सेंटर पे भी और पटना सेंटर पे भी। इफ यू वांट टू ज्वाइन एज सुन एज पॉसिबल, क्योंकि यूपीएससी 2024 प्रीलिम्स के लिए बहुत कम टाइम बचा हुआ है। अगर आप अभी स्टार्ट करते हो तो आपका प्रीलिम्स मेंस का सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा, देन वी विल बी लेफ्ट विद इंटरव्यू एंड मेंस टेस्ट सीरीज ओनली। दैट थिंग इज assured from perfection ias to you. I want you all to get connected to these numbers and enroll yourself as soon as possible. Yes, as our this pro forma and the format of our discussion has always been, that is, we start with a UPSC PYQ of prelims and we end with a UPSC PYQ of mains in this the Hindu discussion. और ये जो डिस्कशन होता है हमारा ना, बहुत ही ज़्यादा फ्रूटफुल होता है। क्यों फ्रूटफुल होता है? क्योंकि हर एक एडिटोरियल, हर एक आर्टिकल का हम दो पर्सपेक्टिव लेते हैं, प्रीलिम्स और मेंस। और वो पर्सपेक्टिव अगर हम पहले ही दिमाग को सेट कर ले कि हाँ, यूपीएससी का पीवाईक्यू ये था, और उसी हिसाब से हम आगे का डिस्कशन करें, और लास्ट में जब हम मीन्स का क्वेश्चन देख लें तो मीन्स के क्वेश्चन में भी हमें ये पता चलेगा कि जितना भी हमने डिस्कशन किया अभी तक, वो सारा कहीं ना कहीं हम अपने मीन्स के आंसर में लिख सकते थे। ठीक है, तो चलो लेट्स स्टार्ट द डिस्कशन। एंड दिस पीवाईक्यू फ्रॉम 2023 पर्टेन्स टू पॉलिटी। ठीक है, एंड पॉलिटी, इकोनॉमी, जितना भी आप देखो तो बेसिक्स आर आस्क्ड, फंडामेंटल्स आर आस्क्ड, बट हियर दिस क्वेश्चन इज अ बिट कंफ्यूजिंग। और ये क्वेश्चन किस चीज के बारे में है? दिस क्वेश्चन पर्टेन्स टू फाइनेंस बिल एंड मनी बिल। ठीक है, तो अगर आपको ये याद हो तो बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, ये बहुत सिंपल क्वेश्चन है, मतलब ये बस कंफ्यूज कर देने वाला क्वेश्चन है, बाकी इसमें कुछ नहीं है, और आंसर क्वेश्चन के अंदर ही है। एंड आंसर इज सिंपल इन दिस रिगार्ड, द डिसएग्रीमेंट बिटवीन लोकसभा एंड राज्यसभा, जहां पे भी लोकसभा और राज्यसभा का डिसएग्रीमेंट होगा मनी बिल पे, देर इज नो जॉइंट सिटिंग फॉर मनी बिल बट अ जॉइंट सिटिंग फॉर फाइनेंस बिल। चलो मान लो 2 मिनट के लिए, अगर फाइनेंस बिल के लिए जॉइंट सिटिंग हो भी जाती, तो डू यू थिंक कि कहीं पे आपने पढ़ा है कि जॉइंट सिटिंग नेसेसरी होती है? इन एनी केस, never has been this case that joint sitting is necessary for such cases, for any such case. ठीक है, तो पहला क्वेश्चन, पहला आंसर तो आपको ये मिल गया, पहला हिंट आपको ये मिल गया। दूसरा हिंट है क्वेश्चन दिस स्टेटमेंट 1 और 2 के बीच में। क्वेश्चन बनाने वाले ने स्टेटमेंट 1 और 2 के आर्ग्यूमेंट्स को इंटरचेंज किया है। दैट इज व्हेन द लोकसभा ट्रांसमिट्स फाइनेंस बिल टू राज्यसभा, इट कैन अमेंड और रिजेक्ट द बिल। कि राज्यसभा जो है अमेंड कर सकती है या रिजेक्ट कर सकती है फाइनेंस बिल को। बट अगर आपको याद हो, फाइनेंस बिल भी एक मनी बिल होती है ना, फाइनेंस बिल भी एक मनी बिल होती है, जहां पे अगर आप देखो तो ध्यान से, तो इसी क्वेश्चन को अगर आप
ऊपर से नीचे तक पूरा ये 3 स्टेटमेंट्स पढ़ो तो आपको ये समझ आ जाएगा कि फाइनेंस बिल और मनी बिल, फाइनेंस बिल भी मनी बिल का ही एक पार्ट है ना। और अगर फाइनेंस बिल मनी बिल है तो देन राज्यसभा कैन नॉट अमेंड बट इट कैन जस्ट एडवाइस ऑन सम चेंजेस, है ना। इट कैन नॉट रिजेक्ट द बिल, इट कैन नॉट रिजेक्ट द मनी बिल, ठीक है। तो दैट इज वाई स्टेटमेंट 2 ओनली इज करेक्ट एंड ए विल बी द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, ठीक है। तो this is a duty of parliament, and this if the Rajya Sabha can only recommend the amendments to the bill and it cannot amend or reject the bill. However, the bill has to be passed by the parliament within 75 days of its introduction. This you have to remember. Done. Sure. Let's move further in our discussion. First news of today, and आज का जो पहला न्यूज था, this news pertains to CBI. और इस न्यूज में अगर आप देखो तो सुप्रीम कोर्ट हैज रेफर्ड टू इट्स 2014 जजमेंट। 2014 में सुब्रमण्यम स्वामी केस में जो जजमेंट आया था 2014 का, उस जजमेंट का यहाँ पे जिक्र है। एंड इट्स सेड दैट सीबीआई अगर इन्वेस्टिगेट कर रही है 2014 से पहले के केसेस को, तो वहां पे सीबीआई को परमिशन लेने का जरूरत नहीं है ना। वहां पे भी जरूरत नहीं है। इट मीन्स कि करप्शन के केसेस में सीबीआई को जरूरत नहीं होती है किसकी, अप्रूवल की। नाउ व्हाट इज सीबीआई? सीबीआई इज एन इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी विच हेल्प्स इन करप्शन केसेस टू सीवीसी, दैट इज सेंट्रल विजिलेंस कमीशन, एंड लोकपाल। अब अगर ये इनकी हेल्प कर रहा है, सीबीआई इनकी हेल्प कर रहा है सीवीसी और लोकपाल की, then you also need to remember for your prelims that this CBI, which is a statutory body, was it's not a statutory body, but it derives its powers from Delhi Special Police Establishment Act of 1946. तो ये चीज याद रखनी है that this is not a statutory body, है ना। And if this is not a statutory body, so how was it formed? It was formed by a resolution. Then you also need to remember who is the head of this body, ठीक है। दैट इज डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल, मिनिस्ट्री ऑफ पर्सनल पेंशन एंड पब्लिक ग्रीवांसेस, एंड इट वर्क्स अंडर दिस डिपार्टमेंट, and it works under the Ministry of Personnel, Pension and Public Grievances. However, if the investigations of the offense are under the Prevention of Corruption Act, it works under CVC, ठीक है। तो this nodal agency for corruption in India is also responsible for coordination with Interpol members. एंड जितने भी केसेस इन्होंने हैंडल किए हैं उसमें जो कन्विक्शन का रेट है दैट इज 65 to 70%। इट मीन्स कि जो हाईएस्ट प्रोबेबल केस होता है उसी चीज को ये इन्वेस्टिगेट करते हैं और उसी चीज में जो कन्विक्शन है वो चांसेस बढ़ जाते हैं, ठीक है। नाउ व्हाट केसेस डज दिस सीबीआई टैकल? दिस सीबीआई टैकल्स एंटी करप्शन केसेस, economic crimes, special crimes, and some suo motu cases in which CBI or central government authorizes the CBI to investigate some crime in some of the states or union territories for which the state police or the state administration has not been able to do it impartially, or there has been a lack of trust on the state administration to do it impartially. At that point of time सीबीआई इंटरवीन्स, डन। और जहां पे कैपेबिलिटीज कम पड़ जाती है स्टेट की। अब यहां पे समझना ये है दैट आज का जजमेंट कितना इंपॉर्टेंट है। जजमेंट वाज अबाउट 2014, जो जजमेंट आया था सुब्रमण्यम स्वामी केस में। दिस जजमेंट स्ट्रक डाउन सेक्शन 6A ऑफ 1946 दिल्ली स्पेशल पुलिस एस्टेब्लिशमेंट एक्ट, which usually, and after this section 6A was struck down, it was held कि जो भी दिस सीबीआई है, सीबीआई का जितना भी अप्रूवल होता है रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट में चलेगा। व्हाट डज दिस मीन? एक्चुअल में सेक्शन 6A जो था, दिस सेक्शन 6A had a compulsion on CBI to gain an approval for investigation on some cases against senior union government bureaucrats. अब ये अप्रूवल नहीं चाहिए होगा
और अगर ये अप्रूवल 2014 के बाद नहीं चाहिए था, तो टुडे दिस हैज बीन सेड कि अब ये अप्रूवल 2014 के केसेस से पहले भी नहीं चाहिए था। डन। दिस मीन्स दैट नाउ दिस बॉडी may investigate the cases which are prior to 2014, and there will be more such investigation, and there will be more such cases of corruption which will pop up and which we are going to see in news in next 2 to 3 months. ठीक है, तो चलो, नेक्स्ट न्यूज इज अबाउट वेस्ट एशिया इकोनॉमिक कॉरिडोर। वेस्ट एशिया इकोनॉमिक कॉरिडोर, जिसका नाम है इंडिया मिडल ईस्ट यूरोप मेगा इकोनॉमिक कॉरिडोर। इसमें जो कंट्रीज है, ये कंट्रीज याद रखनी है, दैट इज इंडिया, यूएई, सऊदी अरेबिया, यूरोपियन यूनियन, फ्रांस, इटली, जर्मनी एंड अमेरिका। These countries are involved, and how they are involved, with the different dimensions and all, and they will be involved there with the investment and all. The whole project of which the West Asia Economic Corridor is a part, the whole project, इसका नाम है पार्टनरशिप फॉर रेल एंड शिपिंग कॉरिडोर्स ग्लोबल इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट, दैट इज PGII। ठीक है, ये प्रोजेक्ट का नाम है। अब इसी प्रोजेक्ट का एक पार्ट है वेस्ट एशिया इकोनॉमिक कॉरिडोर। सो दिस कॉरिडोर विल कनेक्ट यूरोप, मिडल ईस्ट एंड एशिया थ्रू रेलवेज एंड सीवेज। ऑब्जेक्टिव क्या है? ऑब्जेक्टिव ये है कि हम कमर्शियल हब्स बना पाए और हम एक्सपोर्ट कर पाए क्लीन एनर्जी का, एंड अंडर सी केबल्स, एनर्जी ग्रिड्स और टेलीकम्युनिकेशन लाइंस को डेवलप कर पाए। इस कॉरिडोर के, जो मैंने यहाँ पे डिस्कस किया, दिस कॉरिडोर, दिस हैज टू सब पार्ट्स। वन इज ईस्टर्न कॉरिडोर एंड वन इज नॉर्दर्न कॉरिडोर। So the former, that is the eastern corridor, will connect India to Arabian Gulf, and northern corridor will connect Arabian Gulf to Europe. तो ये समझना है, ठीक है। इसके बाद दिस कॉरिडोर विल सेफगार्ड अस द सप्लाई चेन, ठीक है, रीजनल सप्लाई चेन, ट्रेड एक्सेसिबिलिटी, ग्रेटर एम्फेसिस ऑन एनवायरमेंट, सोशल एंड गवर्नेंस स्ट्रक्चर्स विल बी गिवन, ठीक है। दिस कॉरिडोर फिल्स अ डैमेजिंग ग्लोबल गैप। और ये डैमेज कब हुआ था ग्लोबल गैप? जब आपको याद हो पोस्ट कोविड एरा में वी हैव सीन दैट ग्लोबल सप्लाई चेन ब्रेकडाउन हुआ था, और उसकी वजह से नाउ वी हैव बीन फोकसिंग ऑन, अगर आप देखो, बिल्ड बैक बेटर, ये भी एक बिल्ड बैक बेटर और जो एक इनिशिएटिव है। सेकेंड वाज ग्लोबल सप्लाई चेन रेजिलियंस इनिशिएटिव, है ना। तो ये कुछ ऐसे इनिशिएटिव्स थे जो हमने मल्टीपल कंट्रीज के साथ स्टार्ट किए, या ये वेस्टर्न कंट्रीज अमेरिका ने स्टार्ट किए, चाहे आप बिल्ड बैक बेटर की बात करो, चाहे आप सप्लाई चेन रेजिलियंस इनिशिएटिव की बात करो, तो ये कुछ ऐसे इनिशिएटिव्स थे विच वर टोटली फोकस्ड ऑन टू थिंग्स, वन इज कनेक्टिविटी एंड सेकंड इज सप्लाई चेन रेजिलियंस। सो ऑन दीज टू लाइंस ओनली दीज इकोनॉमिक कॉरिडोर्स विल वर्क नाउ, ठीक है। तो दैट्स अबाउट दिस, कि ये हमारे कुछ मेंस के पॉइंट्स होंगे और ये हमारा प्रीलिम्स का फोरा है। यू ऑल्सो नीड टू रिमेंबर दीज प्लेसेस जो यहाँ पे डिस्कस की गई है, ये प्लेसेस याद रखनी है। हैफा कहाँ है, अल हदीदा कहाँ है, रियाद कहाँ है, दुबई और जबल अली कहाँ है, मुंबई, मतलब जितनी भी इस पे प्लेसेस हैं जो इस रूट पे या इस इकोनॉमिक कॉरिडोर पे पड़ती है, इन प्लेसेस को ध्यान में रखना है। और इन बिकॉज अगर आप देखो तो 2023 में भी हमने अभी देखा था, 2023 में भी यूपीएससी ने वेस्ट एशिया से एक प्लेस तो पूछ ही लिया था, ठीक है। देर वॉज एक्चुअली 4 प्लेसेस, 4 प्लेसेस को मैच द फॉलोइंग में डाल दिया था, इन विच नगोनो काराबाग भी एक रीजन था। तो यहाँ से तो क्वेश्चन आता ही आता है प्लेसेस इन न्यूज का, ठीक है, इस रीजन से। जब मैं बोलता हूँ वेस्ट एशिया और मिडिल ईस्ट, तो ये चीज याद रखनी है दैट दिस इज द रीजन जहाँ से प्लेसेस इन न्यूज आती है, ठीक है। तो इसको याद रखना जरूरी है। डन। तो चलो आगे। नेक्स्ट न्यूज वाज अबाउट IISC, दैट द इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस हैज डेवलप्ड अ नोवेल अप्रोच टू डिटेक्ट किल कैंसर सेल्स। अब ये क्या अप्रोच है और कैसे किल करेंगे कैंसर सेल्स को? तो दिस हाइलाइट्स कि ये लोग यूज करेंगे नैनो पार्टिकल्स का। कौन सा नैनो पार्टिकल्स? कॉपर सल्फाइड नैनो पार्टिकल्स। अर्लियर इनका यूज हुआ था फॉर द एप्लीकेशन ऑफ कैंसर डायग्नोस्टिक्स, और गोल्ड नैनो पार्टिकल्स भी यूज होते हैं फॉर
chemically modified, or these nanoparticles are chemically modified to target cancer cells. ठीक है, तो this nanoparticles और नैनो टेक्नोलॉजी, इसका एप्लीकेशन पार्ट बिकम्स इंपॉर्टेंट फॉर अस, और उस चीज को हमें याद रखना है दैट हाउ मच, वेयर कैन दिस नैनो टेक्नोलॉजी और वेयर कैन दी नैनो पार्टिकल्स बी यूज्ड। डन। तो उस पे आप 3 से 4 पॉइंट्स निकालोगे और आप उसको याद करोगे। क्यों? क्योंकि सेम ड्रोन टेक्नोलॉजी पे भी क्वेश्चन आया था अबाउट इट्स एप्लीकेशन पार्ट, जेनेटिक्स और बायोटेक पे भी क्वेश्चन आया था अबाउट, और जेनेटिक टेक्नोलॉजी और जेनेटिक मॉडिफिकेशन, जीन मॉडिफिकेशन पे क्वेश्चन आया था अबाउट इट्स एप्लीकेशन। तो यूपीएससी एप्लीकेशन पार्ट पूछता है कहाँ पे? व्हेन इट कम्स टू साइंस एंड टेक्नोलॉजी। तो दैट्स वाई आपको ये भी याद रखना होगा इसके साथ साथ दैट आईआईएससी ने ये अप्रोच मतलब फाइंड आउट किया है टू किल द कैंसर सेल्स विच फॉर्म द सॉलिड ट्यूमर मासेस। यूज क्या करेंगे? गोल्ड एंड कॉपर सल्फाइड्स। ठीक है, नैनो पार्टिकल्स ऑफ गोल्ड एंड कॉपर सल्फाइड्स। दीज नैनो पार्टिकल्स हैव प्रॉपर्टी लाइक फोटोथर्मल ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस और फोटो एकॉस्टिक इफेक्ट्स। ठीक है, जिसमें साउंड का भी यूज करेंगे लोग। And additionally, these nanoparticles can improve the cancer diagnostics by generating ultrasound waves. तो ये याद रखना है that they will use ultrasound waves। ठीक है, सोनोग्राफी का यूज करेंगे। And after that, they will also use the measuring oxygen saturation in the tumors and all. That is something which is relevant to like medical experts। हमारे लिए ये important है that हमें ये पता हो that नैनो टेक्नोलॉजी का importance क्या है और नैनो टेक्नोलॉजी का application क्या है। Done. This editorial, which was written by Pulapre Balakrishnan, he is an economist, and in this editorial, he talks about food insecurity. ठीक है, अर्लियर हम बात करते थे आज तक हमेशा फूड सिक्योरिटी पे, है ना? तो इन्होंने फूड इनसिक्योरिटी पे बात क्यों किया है और इन्होंने फूड इनसिक्योरिटी पे क्या बात किया है? व्हाट ही हाइलाइट्स हेयर कि ग्रीन रेवोल्यूशन 1.0 तो था हमारे पास, बट वी नीड ग्रीन रेवोल्यूशन 2.0। और किस लिए चाहिए हमें ग्रीन रेवोल्यूशन 2.0, और ग्रीन रेवोल्यूशन 2.0 में हमें क्या क्या चीजें चाहिए? और अभी जो फूड इन्फ्लेशन हो रही है विच वॉज अराउंड 11%, इफ वी टॉक अबाउट एनुअल इन्फ्लेशन, तो द फूड इन्फ्लेशन वॉज अराउंड 11%। ठीक है, अगर आप पिछले साल के मुकाबले में देखो तो दैट इज लाइक मोर सिंपलिस्टिक और मोर we can say a narrow approach or of measuring inflation, but the point is कि अफेक्ट है फूड इन्फ्लेशन का ऑन फूड सिक्योरिटी ऑफ इंडिया, एंड दैट इज व्हाट कॉजेज measures, that's what causes now the apprehensions among the public कि अब क्या करें? There is shortage in market, there is financial crunch in market, and there are at the ground level, at the market level, there are issues with this thing। ठीक है, और यहाँ पे ऑथर 5-6 पॉइंट्स हाईलाइट करते हैं और ये सारे पॉइंट्स हम डिस्कस करेंगे। हमें ये चीज समझनी है कि ये जो हम एनालिसिस देखते हैं, इस एनालिसिस से होता क्या है? होता ये है कि पहले इस एडिटोरियल को हम पढ़ते हैं, इस एडिटोरियल को समझते हैं, इसका क्रिस्प समझते हैं, और उसके बाद इसकी 8 से 10 पॉइंट्स हम समझते हैं ऐसे कि हमें दोबारा से ये एडिटोरियल पढ़ने की जरूरत ना पड़े, और हमें एटलीस्ट 5 से 10 पॉइंट्स ऐसे मिल जाए जो हम डायरेक्ट अपने एग्जाम में यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो दिस एडिटोरियल टॉक्स अबाउट इंडियाज एस्केलेटिंग फूड प्राइस इन्फ्लेशन, जो मैंने आपको बोला एनुअल ग्रोथ रेट जिसमें 11% का है। ये पॉइंट हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। क्यों? बिकॉज हमारे लिए वो पॉइंट्स इंपॉर्टेंट होते हैं फूड इन्फ्लेशन पे, हमें वो पॉइंट इंपॉर्टेंट होगा जो इकोनॉमिक सर्वे में डिस्कस किया जाएगा, है ना, या बजट में डिस्कस किया जाएगा, है ना, या इन्फ्लेशन पे आरबीआई की रिपोर्ट आएगी तो उस पर डिस्कस किया जाएगा। नाउ हमारे लिए फिर इंपॉर्टेंट क्या हो जाता है? तो हमारे लिए इंपॉर्टेंट ये हो जाता है कि फूड सिक्योरिटी और फूड इनसिक्योरिटी से रिलेटेड जो बाकी पॉइंट्स इनने हाईलाइट किए हैं वो इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। कैसे? द ऑथर हाईलाइट्स हियर दैट अलार्मिंग स्टैटिस्टिक्स ऑन द अफोर्डेबिलिटी ऑफ फूड डाइट्स, बिकॉज FAO, Food and Agricultural Organization, estimates that 74% of Indian population, approximately 1 billion people, cannot afford a healthy diet। ये पॉइंट हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है, और इसकी वजह से होता क्या है? इसकी वजह से होती है क्या? हिडन हंगर। इसकी वजह से होती है स्टंटिंग।
इसकी वजह से होता है लो बर्थ वेट, इसकी वजह से होता है एनीमिया। ठीक है, तो ये सारी चीजें हैं जहां से, जो यहाँ से इमिनेट होती है, और ये सारी चीजों को समझना है। देन व्हाट इज द इम्पैक्ट ऑफ दिस फूड प्राइस इन्फ्लेशन? दैट इज व्हाट आई सेड, nutrient deficiency. 50% of the Indian adult women are anemic in their health wise. जब उनको चेक करते हैं तो they are anemic, they are low on their hemoglobin. That is the problem. और उसी चीज से फिर स्टंटिंग होती है, लो बर्थ वेट होती है ना, हिडन हंगर होती है, बच्चा जो है वो बहुत सारी डिजीज, उसका इम्यून डिसऑर्डर होता है, ब्रेन डेवलपमेंट कम होता है, और उसी की वजह से हमारा डेमोग्राफिक्स, जो एंटायर डेमोग्राफिक्स है हमारा, जितनी भी यंग पॉपुलेशन है, वो ग्रो नहीं कर पाती है, वो स्किल्स नहीं एक्वायर कर पाती, और उनका पार्टिसिपेशन नहीं होता इकोनॉमी में। इकोनॉमिक पार्टिसिपेशन नहीं होता तो ग्रोथ नहीं होगा, तो जीडीपी ग्रोथ नहीं होगा। ठीक है, तो फ्रॉम हेयर till the end, that is the economic growth rate of the country at the largest, at the like top most economic statistics, that is the GDP. तो वहां तक जो सारा ये एस्केलेशन हो रहा है, या जो ये डोमिनो इफेक्ट है कि फूड प्राइस इन्फ्लेशन की वजह से इतना सारा चीजें हो रहा है, इसको समझना है। ठीक है, और इस चीज को अपने आंसर में लिखना है, और वही चीज आपकी अंडरस्टैंडिंग बिल्ड करेगी, और वही चीज आपकी अंडरस्टैंडिंग को समझाएगी एग्जामिनर को, कि हाँ ये बंदा है जिसको पता है कि कहाँ से चीजें स्टार्ट हो रही है और कहाँ से चीजें खत्म हो रही है। इसको अंडरस्टैंड होता है कि फूड प्राइस इन्फ्लेशन की वजह से जीडीपी पे क्या असर पड़ता है, और असर कैसे पड़ता है वो जरूरी है ना। तो देन, और ये कितना मल्टी डायमेंशनल कॉन्सेप्ट है, उस चीज को दर्शाना है अपने आंसर में। देन कम्स द नीड टू इंटरवीन ऑन द सप्लाई साइड। क्यों है ये नीड की अर्जेंट इंटरवेंशन, क्यों है सप्लाई साइड पे, हमें सप्लाई क्यों मेजर करनी चाहिए? क्योंकि प्रॉब्लम ये है, फूड इन्फ्लेशन इसलिए हो रहा है, पहली चीज है कि सप्लाई कम है। आप अभी देखो तो राइस का, हमने एक्सपोर्ट बासमती राइस और नॉन बासमती राइस जो है, उसका जो एक्सपोर्ट प्राइस है वो भी हमने सेट कर दिया था $1200 पे। ठीक है, और अ टन, $1200 a टन। प्लस हमने लास्ट ईयर जो पार बॉइल्ड राइस है उसको बैन कर दिया। उससे पहले हमने नॉन एक्सपोर्ट, ये नॉन बासमती राइस जो था, उसके प्राइसेस सेट किए। क्यों सेट करे? अभी हमने देखा टोमेटो का इन्फ्लेशन, उसके बाद हमने देखा पल्सेस का इन्फ्लेशन। तो दिस इन्फ्लेशन इज देयर बिकॉज ऑफ द सप्लाई साइड कंस्ट्रेंट्स। इंडियन एग्रीकल्चर इज फेसिंग मल्टीपल थ्रेट्स फ्रॉम मॉनसून, बारिश कम हो रही है, मल्टीपल प्रॉब्लम्स आर देयर ड्यू टू क्लाइमेट चेंज, ड्यू टू ड्राइंग अप ऑफ रिवर्स, है ना, पोल्यूशन। हर एक चीज हर साइड से अटैक कर रही है एग्रीकल्चर को, एंड दैट इज व्हाई वी नीड सप्लाई साइड इंटरवेंशंस, है ना, क्योंकि सप्लाई ही नहीं आ रही है ना, प्रोडक्शन ही नहीं है। तो दैट इज व्हाई दिस ऑथर हाईलाइटेड कि ग्रीन रेवोल्यूशन जब हम लेके आए थे, तो हमने ग्रीन रेवोल्यूशन इसलिए लेके आए थे क्योंकि दो चार चीजों को ये टैकल कर रहा था। पहला, प्रोडक्शन इंक्रीज किया, और अश्योर्ड प्राइसेस जो हमने ग्रोवर्स को दिए, और उसकी वजह से प्रोडक्शन इंक्रीज हुआ। प्रोडक्शन इंक्रीज होने की वजह से वी गॉट दिस सेल्फ सफिशिएंसी इन फूड प्रोडक्शन। और जो हमने पास्ट में मिस्टेक्स की थी, दैट वाज ओवर एम्फेसिस ऑन फर्टिलाइजर्स एंड ओवर यूज ऑफ केमिकल फर्टिलाइजर्स, एंड ओवर एम्फेसिस ऑन सीरियल्स ओवर द पल्सेस, है ना, कि हमने धान और वीट पे ज्यादा फोकस किया। उसको कम करके हमें दूसरा ग्रीन रेवोल्यूशन चाहिए, जिसमें हम इरिगेशन, लैंड लीजिंग, एग्रीकल्चरल रिसर्च और एक्सटेंशन सर्विसेज पे ज्यादा इन्वेस्टमेंट करें। व्हाट शुड बी द रोल ऑफ स्टेट्स एंड कोऑपरेटिव फेडरलिज्म इन दिस न्यू ग्रीन रेवोल्यूशन इज दैट, कि हमें कोऑपरेटिव फेडरलिज्म चाहिए और स्टेट लेवल इन्वॉल्वमेंट चाहिए एग्रीकल्चरल प्रोडक्टिविटी को बढ़ाने के लिए। और उसके लिए हमें जरूरत लगेगा अ नॉन आइडियोलॉजिकल अप्रोच, दैट इज वी शुड अडॉप्ट मोर pragmatic approaches rather than political ideologies, है ना। फॉर एग्जाम्पल, ग्रीन रेवोल्यूशन कैपिटलिस्ट अप्रोच विल लीड टू पॉवर्टी रिडक्शन, है ना। अगर आपने कैपिटलिस्ट अप्रोच अडॉप्ट किया तो देन इट विल लीड टू पॉवर्टी रिडक्शन। दैट इज सिंपल एन एग्जाम्पल एंड एन इलस्ट्रेशन। ठीक है, कि आप एग्रीकल्चर को कमर्शलाइज कर दो, दैट मे लीड टू पॉवर्टी रिडक्शन, बट द अदर दैट अदर इफेक्ट्स, the other causations of this
मे हैम्पर दी एग्रीकल्चरल ग्रोथ और मे हैम्पर दी, जैसे आप देखो तो ओवर यूज ऑफ फर्टिलाइजर्स हो जाएगा, फिर वो प्रोडक्शन तो बढ़ जाएगी बट लैंड यूटिलाइजेशन, लैंड डिग्रेडेशन, सैलिनाइजेशन ऑफ लैंड, वो सारी चीजें आ जाएंगी सामने। तो इकोलॉजिकल कंसिडरेशंस अगर आप देखो तो इकोलॉजिकल सस्टेनेबिलिटी पे भी काम करना होगा इन एड्रेसिंग द फूड अफोर्डेबिलिटी, दैट्स व्हाट आई एम टेलिंग यू। ठीक है कि कैपिटलिस्ट अप्रोच तो आप लेके आओगे, जो पॉवर्टी है वो भी रिड्यूस हो जाएगी, बट प्रॉब्लम क्या होगा दैट फूड अफोर्डेबिलिटी भी आ जाएगी बट इकोलॉजिकल सेंसिटिव सस्टेनेबिलिटी नहीं होगी, बिकॉज द अप्रोच विल नॉट बी इकोलॉजिकली सेंसिटिव। डन। सो दैट्स अबाउट द इंडियाज फूड इनसिक्योरिटी एंड इट्स डिफरेंट डायमेंशंस। टॉकिंग अबाउट G20 एंड इंडियाज मोमेंट इन G20, तो हमने G20 में क्या क्या किया? वी अडॉप्टेड अ न्यू दिल्ली डिक्लेरेशन। This is a diplomatic triumph as India has successfully hosted the G20 Leaders Summit, which led to unanimous adoption। और ये यूनानिमस एडॉप्शन जो है ना, यहाँ पे ऑथर जोर देते हैं इस यूनानिमस एडॉप्शन पे, क्योंकि ऑथर बोलते हैं दैट व्हाई इज दिस अ ब्रेक थ्रू, बिकॉज अगर आप देखो तो देयर वेर एक्सपेक्टेशंस कि आपको मतलब G20 में अभी तक जितनी भी समिट्स हुई है, कहीं पे भी हमने कोई जॉइंट स्टेटमेंट या यूनानिमसली एग्रीड स्टेटमेंट जो है इशू नहीं हुआ है। ठीक है, तो ज्वाइंट स्टेटमेंट्स जितने भी हुए हैं वो सारे फेल हो गए हैं अबाउट यूएन सिक्योरिटी काउंसिल रिफॉर्म्स और रशिया यूक्रेन का डिबेट। तो आप देखो यहाँ पे इंडिया का जो अप्रोच था वो कितना स्ट्रैटेजिक था, कि कैसे इंडिया ने इसको टैकल किया, कि सारे इश्यूज जो थे जी ये न्यू दिल्ली डिक्लेरेशन के, लास्ट में हमने यूक्रेन का अप्रोच लिया और लास्ट में हमने यूक्रेन की बात की, और तब तक जो है कंसेंसस बिल्ड हो गया था। और कंसेंसस बिल्ड होने के बाद अब जब हम ये न्यू दिल्ली डिक्लेरेशन, दो इट्स एन 86 पेज और आई गेस मोर देन 70 पेज डॉक्यूमेंट, और आई गेस 36 पेज डॉक्यूमेंट इज इट, और 70 पेज डॉक्यूमेंट, कुछ ऐसा ही है ये डॉक्यूमेंट, बड़ा सा डॉक्यूमेंट है। तो वो हम पढ़ेंगे तो उस जो मैंने बोला आपको कि G20 पे पूरा एक वीडियो आ जाएगा, उस वीडियो में वी विल सी कि किस अरेंजमेंट के साथ न्यू दिल्ली डिक्लेरेशन को पास किया गया था, है ना। और उसको डिस्कस करेंगे तो हमें ये भी पता चलेगा कि इंडिया का डिप्लोमेटिक अप्रोच कैसा रहा है, बिकॉज द बार्गेनिंग ऑफ डिप्लोमैट्स ऑफ इंडिया हैज बीन फिनोमिनल एट G20 दिस टाइम। क्योंकि अगर आप देखो तो G7, रशिया, चाइना, तीनों दे वेर इन दी अपोजिंग ब्लॉक, है ना। G7 और यूरोपियन यूनियन का ब्लॉक अलग था बिकॉज दैट वाज वेस्टर्न ब्लॉक। वाई डू आई कॉल देम अ ब्लॉक, अ सेपरेट ब्लॉक? because their ideology about the economic hegemony or about the Western dominance may somehow be challenged, or they may face some compromise on their national interests when we talk about the India's leadership at G20, है ना। तो उस चीज को समझना है। देन strengthening of India's Middle East policy by launching the West this जो हमने अभी कॉरिडोर देखा, इंडिया वेस्ट एशिया इकोनॉमिक कॉरिडोर, तो दैट इज द मिडिल पाथ पॉलिसी ऑफ इंडिया, है ना। एंड इट कंट्रीब्यूटेड बाय फाइंडिंग द कॉमन ग्राउंड ऑफ प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी पर्सनल आउटरीच टू ऑल द G20 कंट्रीज इन द प्रीवियस पीरियड। ठीक है, पिछले 5-6 महीने से हम देख रहे हैं दैट देयर हैज बीन दिस कंसेंसस डेवलपमेंट इन द वन ऑन वन मीटिंग्स विद प्राइम मिनिस्टर। Then enlisting the support from Global South. Yes, we have gathered support from all the Global South. Or earlier, we also conducted the Global South summit, or we also conducted the Voice of Democracy summit. We also conducted separate. हमारे मिनिस्टर्स, हमारे डिप्लोमेट्स विजिटेड दी साउथ ईस्ट एशियन नेशंस एंड द ग्लोबल साउदर्न नेशंस, और उसमें द की इनिशिएटिव in this is now that admission of African Union. So this editorial actually provided a brief summary of all the G20, what happened in G20, and जितना भी हमने किया, whether it's Global Biofuel Alliance or it's India, Middle East, Europe corridor, and the promise of US investments. ठीक है, यूनाइटेड स्टेट्स का यहाँ पे इन्वेस्टमेंट, प्लस यस देयर वाज अ focus on climate diplomacy also and the funding, and India has been now in this position that yes, there have been promises from multiple countries at G20 that yes, finances will be provided, and there is a global consensus
which has a derived attention of all the players on climate financing। ठीक है, तो क्लाइमेट चेंज फंडिंग पे भी काम हुआ है और ये भी डिफाइंड है इन द न्यू दिल्ली डिक्लेरेशन। ठीक है, प्लस क्रिप्टो करेंसी का रेगुलेशन है ना, एंड ग्लोबल टैक्सेशन जो कि हमने इससे पहले पढ़ा था, दैट ग्लोबल कोऑपरेशन का टैक्सेशन एंड द इवेजन ऑफ द टैक्स फ्रॉम मल्टीपल कंट्रीज। तो उस पे भी जो है आप देखोगे ग्लोबल जो हमने दिल्ली डिक्लेरेशन है उसमें भी लिखा हुआ है अबाउट द ग्लोबल टैक्सेशन। ठीक है, नाउ मूविंग टू दी एक्सप्लेनर सेक्शन। और एक्सप्लेनर सेक्शन में पहला एडिटोरियल था हमारा चाइना से रिलेटेड, दिस चाइनाज इकोनॉमिक स्लोडाउन एंड व्हाई इज देयर इकोनॉमिक स्लोडाउन इन चाइना। ब्रीफली मैंने इसको थोड़ा सा यहाँ पे आप देखोगे तो मैंने इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन किया है यहाँ पे तो, बट अगर आप इसका जिस्ट देखो तो इकोनॉमिक डेटा विच इज कमिंग आउट ऑफ बीजिंग ओवर द पास्ट मंथ इंडिकेट्स दैट, ये हम अभी इसका देखेंगे एनालिसिस। दिस data highlights that over the past months, all is not well with the world's second largest economy, which was expected to spring back and drive global growth। क्यों ऐसा प्रॉब्लम हो रहा है चाइना में, और ग्लोबल इकोनॉमिक और चाइना इकोनॉमिक ग्रोथ नीचे क्यों जा रहा है, क्यों इसके एक्सपोर्ट्स डिक्लाइन हो गए हैं फ्रॉम $340 बिलियन टू $284 बिलियन ओनली, है ना, अराउंड अराउंड मोर देन $60 बिलियन का लॉस हुआ है चाइना को, और क्यों इन्वेस्टमेंट्स डिक्रीज हो रही है चाइना में। तो वी विल डिस्कस ऑल ऑफ दिस एडिटोरियल एंड इट्स मल्टीपल पर्सपेक्टिव्स। एंड इसमें सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट ये था दैट चाइना का जो ये इकोनॉमिक चैलेंजेस है एंड हाउ इट कैन मेजर एंड हाउ इट कैन रिजॉल्व दीज इकोनॉमिक चैलेंजेस। अब हमारे लिए ये इम्पोर्टेंट क्यों है कि हम चाइना को पढ़ें और चाइना के चैलेंजेस को पढ़ें, ताकि हमें ये समझ आ जाए कि इंडिया के भी चैलेंजेस सिमिलर होने वाले हैं और हमें इन चैलेंजेस को कैसे टैकल करना होगा। और जब हम सजेशंस लिखेंगे अपने आंसर में तो उस टाइम पे हमें ये हाईलाइट करना होगा दैट विद द एनालिसिस ऑफ चाइनीज इकोनॉमिक पॉलिसीज वी कैन कंक्लूड दीज थिंग्स। ठीक है, सो The Chinese economic challenges are that China is grappling with the series of economic challenges जो हमने अभी डिस्कस किया। What is the economic slowdown? Is that second quarter में जो growth हुआ है that is just 0.8% and the annual growth is projected at around only 3%। ठीक है, और annual growth इसका कितना है, only 3%, और 3% का growth होगा तो this makes it weakest among the decades। Second is by the end of second quarter it revealed a different story। क्यों, मतलब पहले पहले तो पोस्ट कोविड चाइना हैज लाइक हमने देखा दैट देयर आर साइंस ऑफ इकोनॉमिक रिकवरी, बट अभी सेकंड क्वार्टर में हम देख रहे हैं दैट देयर इज मच ऑफ अ डिक्लाइन देन एन रिकवरी एट एक्चुअल सेंस। क्यों, क्योंकि एक्सपोर्ट्स डिक्लाइन हो गए हैं इसके, है ना, फिगर्स याद रखने की जरूरत नहीं है, एक्सपोर्ट्स डिक्लाइन हो गए हैं इसके। और हमें याद रखना है दैट द लास्ट क्वार्टर ऑफ 2023, this financial year 2022-2023 has witnessed a decline in exports and growth। There is deflation in China and consumer prices have fell below 3% to 0.3% only, the inflation rate is only 0.3%। Then there is high unemployment around 21%। Factors which lead to slowdown in China are, first, COVID-19 का strict policy which President Xi Jinping unveiled this policy and this has led to the problems of China। ठीक है, और ये हार्श पॉलिसी ऐसी थी दैट टोटल बैन ऑफ कोविड 19 और टोटल लाइक क्रैक डाउन ऑन ऑल द कोविड 19 रिलेटेड, जहां पे भी स्प्रेड हो रहा था, जहां पे भी कुछ हो रहा था तो टोटल शटडाउन हो जाता था। देन कम्स द चाइनाज इकोनॉमिक मॉडल। दिस इकोनॉमिक मॉडल इज ड्रिवन बाय डेट फ्यूल्ड इन्वेस्टमेंट्स एंड एक्सपोर्ट्स। दिस वॉज बिकमिंग अनसस्टेनेबल फॉर चाइना, क्योंकि चाइना इन्वेस्टमेंट कर रहा था उन जगहों पे जहां से उसको वापस पैसा नहीं आ रहा है अब, और उसकी वजह से उसका पैसा फंस गया और वहां से पैसा नहीं आ रहा है वापस, जैसे पाकिस्तान, श्रीलंका,
or some other nations of Africa where it has been playing the debt trap diplomacy. China's growth model. This growth model heavily depends on investments, accounting to nearly 50% of the GDP. तो जितना भी चाइना में ग्रोथ है, दिस इज ओनली बिकॉज ऑफ व्हाट, द इन्वेस्टमेंट इट हैज गार्नर्ड फ्रॉम द आउटसाइड वर्ल्ड। जितना यहाँ पे एफडीआई आ रहा है चाइना में, वहां से इसका ग्रोथ हो रहा है। और वो जो एफडीआई है, अगर आप देखो तो कोविड के टाइम से ही वापस जा रहा है वापस। ठीक है, एंड दैट एफडीआई, वो जो इन्वेस्टर्स थे वो अब कहीं और ढूंढ रहे हैं अपनी सप्लाई चेन लगाने का सोर्स। ठीक है, कि अब हमें नया मार्केट चाहिए, एंड दैट मार्केट इज देयर इन अफ्रीका, इन इंडिया, है ना। तो दैट इज वेयर दिस चाइना इज नाउ फेसिंग अ स्टार्विंग कंडीशन ऑफ एफडीआई। प्लस इसके बाद ट्रांजिशन टू कंजप्शन लेड ग्रोथ। अब कंजप्शन लेड ग्रोथ इन्होंने स्टार्ट किया था। ठीक है, दैट दे थॉट, चाइना के एक्सपर्ट्स दे थॉट कि हाँ ठीक है, अगर हमारे पास ये नहीं हो रहा है, दैट we are not able to find a growth model, or this growth model which was heavily dependent on investments should now be changed to consumption, है ना, led growth model. That is, we will increase the demand, but for that China needs to provide more money in the hands of the consumers than mobilizing it for the investment, है ना। तो उसके लिए लोगों के पास पैसा होना चाहिए, तभी तो कंजप्शन होगा, तभी तो डिमांड बढ़ेगी। और पैसा ही नहीं होगा तो कैसे चलेगा, वो प्रॉब्लम आ रही है। प्लस जो इसका डेट एक्यूमुलेशन है एंड ट्रेड वॉर का इम्पैक्ट। डेट एक्यूमुलेशन तो इसका बहुत टाइम से हो रहा है। क्यों? क्योंकि ये पैसा जो है बोरोइंग्स कर तो रहा है और इन्वेस्टमेंट वहां कर रहा है, जो मैंने आपको बोला, जहां से अभी रिटर्न नहीं आ रहा। सेकेंड इज ट्रेड वॉर इम्पैक्ट। ट्रेड वॉर इम्पैक्ट जो यूएस चाइना का ट्रेड वॉर चल रहा था 2017, 18, 19 से, 2018 से लेके 2022 तक ट्रेड वॉर चला, है ना। ऑन इट्स एक्सपोर्ट्स, ऑन इट्स आइटम्स बैन, बहुत सारे आइटम्स बैन कर दिए, बहुत सारा एक्सपोर्ट बैन कर दिया, एप्लीकेशंस बैन कर दिए इंडिया ने। तो इकोनॉमिकली देयर हैज बीन अ सिग्निफिकेंट वॉर ऑन चाइना, है ना, बाय मल्टीपल कंट्रीज, नॉट ओनली बाय इंडिया और नॉट ओनली बाय यूएसए। देन रोल ऑफ रियल एस्टेट सेक्टर्स। Yes, China's real estate sector, which is contributing to around 29% of its GDP, had a vital role in its economic growth. है ना, रियल एस्टेट का ग्रोथ तो हो रहा था, बट दिस सेक्टर इज फेसिंग अ डेट क्राइसिस नाउ, विच इज ट्रिगर्ड बाय द ओवर लेवरेजिंग एंड डिफॉल्ट्स। और वहां पे भी एनपीए बन रहे हैं इसके, है ना। जो रियल एस्टेट में इन्वेस्टमेंट कर रहे थे ये, वहां पे अब एनपीए का शिकार हो रहे हैं। Crisis in property sector due to this investment only, the over leveraging of these real estate loans, और उसकी वजह से अब वहां से पैसा वापस नहीं आ रहा है। Then what has government, how has government dealt with it? तो Chinese government introduced some partial measures to stimulate house sales, है ना। जैसे सब प्राइम क्राइसिस अगर आपको याद हो 2008 का, तो यू कैन रिलेट टू इट दैट इट स्टार्टेड हाउस ग्रोथ, दिस द सेल ऑफ हाउसेज मोर and to support the property sector. However, full-scale bailouts for struggling developers have not been announced. और जब तक उनको बेल आउट नहीं करेंगे तब तक उनका पैसा नहीं, मतलब मतलब वापस आएगा। पैसा वापस नहीं आएगा तो वो इन्वेस्ट नहीं कर पाएंगे कहीं और इन्वेस्ट नहीं कर पाएंगे तो फिर कैसे चलेगा उनका। तो ग्रोथ ही नहीं हो पाएगा, ग्रोथ स्टैग्नेंट हो जाएगा। तो दैट इज व्हाट्स कंट्रीब्यूटिंग, ऑल ऑफ दिस इज कंट्रीब्यूटिंग टू द ग्लोबल कंसर्न्स। और ग्लोबल कंसर्न क्या है कि चाइना का इकोनॉमिक स्लो डाउन मे इन टर्न इम्पैक्ट द ग्लोबल ग्रोथ, और वहां से स्टार्ट हो सकता है ग्लोबल स्लो डाउन। ठीक है, बिकॉज इन पास्ट चाइना है जनरेटेड अराउंड 41% ऑफ वर्ल्ड्स ग्लोबल ग्रोथ और वर्ल्ड्स ग्रोथ, है ना। दिस इज अ सिग्निफिकेंट कंट्रीब्यूशन कि चाइना जो है वर्ल्ड सेकंड लार्जेस्ट इकोनॉमी, है ना। तो ये जो ग्रोथ हो रहा है चाइना में, या जो स्लो डाउन चाइना में आ रहा है, इसका इम्पैक्ट बस चाइना पे नहीं होगा, पूरे वर्ल्ड पे होगा, पूरी इकोनॉमीज पे होगा, इंडिया पे भी होगा और वेस्टर्न कंट्रीज पे भी होगा। वही कंसर्न है पूरे ग्लोबल लेवल पे। डन। नाउ इकोनॉमी का एक बेसिक कॉन्सेप्ट है ग्रिशम्स लॉ, एंड ग्रिशम्स लॉ टॉक्स अबाउट व्हाट, ग्रिशम्स लॉ सिंपली सेज दैट बैड मनी ड्राइव्स आउट गुड मनी। क्या मतलब है इसका, दैट बैड मनी ड्राइव्स आउट गुड मनी? तो अगर आपको किसी को याद हो, ठीक है, दिस लॉ एक्चुअली टॉक्स अबाउट कि अगर आप
दो करेंसीज, गवर्नमेंट जो है दो करेंसीज इशू कर रही है और दोनों करेंसीज का वैल्यू सेम है ना, उनका फेस वैल्यू सेम है, बट देयर इंट्रिंसिक वैल्यू इज डिफरेंट, है ना। तो फेस वैल्यू वर्सेस इंट्रिंसिक वैल्यू, क्या होता है फेस वैल्यू, इंट्रिंसिक वैल्यू, है ना। फेस वैल्यू इज सिंपल, अगर आप गोल्ड कॉइन लो तो वो 10,000 की होगी, और अगर आप 10,000 का नोट ले लो तो वो भी 10,000 का होगा। बट गोल्ड कॉइन को आप मेल्ट करने के बाद भी 10,000 में बेच सकते हो, है ना। बट वही जो 10,000 का नोट होगा, वो अगर आप मार्केट में लेके जाओगे और उस 10,000 के नोट से अगर पीछे लीगल टेंडर हट जाए, अगर गवर्नमेंट उसको बैक करना छोड़ दे, तो वो बस रद्दी के भाव बिकेगा, क्योंकि उसका इंट्रिंसिक वैल्यू है ही नहीं। सिमिलरली अगर कोई गोल्ड कॉइन गवर्नमेंट ने इशू कर रखी है जो 10,000 रुपए की है, तो वही गोल्ड कॉइन को अगर आप मेल्ट करते हो तो उसका इंट्रिंसिक वैल्यू और फेस वैल्यू दोनों सेम होगा। तो आप उसको कैसे भी करके बेचो, उसका आपको बराबर पैसा मिलेगा। एंड दैट इज हाउ दिस बैड मनी एंड गुड मनी ड्राइव्स ईच अदर। होता क्या है एक्चुअल में, this Grisham's law talks about good money and bad money. It says that bad money drives out good money. For example, अगर आपको याद हो तो कॉपर जित्तल, आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए कि कॉपर जित्तल इशू किसने किया था। कॉपर जित्तल एंड गोल्ड और सिल्वर टंका, है ना। जब दिल्ली सल्तनत में क्राइसिस आया था अबाउट सिल्वर, है ना, सिल्वर मेटल नहीं हो रहा था, कहीं पे भी अवेलेबल नहीं हो रहा था, तो एट दैट टाइम अ रूलर ऑफ दिल्ली सल्तनत इशूड दिस कॉपर कॉइन, है ना। एंड इन्होंने क्या बोला, दैट जितना फेस वैल्यू इस सिल्वर टंका का है उतना ही फेस वैल्यू इस कॉपर का भी होगा। तो जितने भी उस टाइम पे मनी लेंडर्स थे या जितने भी उस टाइम पे बैंकर्स थे, उन सब ने क्या किया या लोगों ने क्या किया, उन्होंने जितना भी सिल्वर कॉइन्स था, ये सारा सिल्वर कॉइन उठा के हाइड कर लिया, है ना। क्यों हाइड कर लिया, बिकॉज ये मार्केट से हाइड आउट कर लिया, दिस गुड मनी विच इज दिस सिल्वर टंका, दिस गुड मनी ड्रिवन आउट ऑफ द मार्केट, दिस वाज जस्ट पुल्ड आउट ऑफ द मार्केट, एंड इसको रखा गया तिजोरियों में। क्यों, क्योंकि इसका इंट्रिंसिक वैल्यू ज्यादा था इसके फेस वैल्यू से, है ना। और ये जो कॉपर है, इसका फेस वैल्यू ज्यादा था इसके इंट्रिंसिक वैल्यू से, तो लोगों ने क्या किया, इस सिल्वर को बचा के रखा और कॉपर को सर्कुलेट करते गए, और उसकी वजह से फिर क्राइसिस आ गया पूरे एम्पायर में। एंड दैट इज हाउ दिस एडिटोरियल रिलेट्स द कॉन्सेप्ट ऑफ ग्रिशम्स लॉ टू द रीसेंट श्रीलंकन क्राइसिस, ठीक है। और अब इसमें ये स्टार्ट कहाँ से करता है, दैट इज बेसिक डेफिनेशन ऑफ ग्रिशम्स लॉ, दैट ग्रिशम्स लॉ है क्या। एंड दिस लॉ अप्लाइज व्हेन अ गवर्नमेंट फिक्सेस द एक्सचेंज रेट, है ना। और इन्होंने एक्सचेंज रेट फिक्स कर दिया इस कॉपर का भी और इस सिल्वर का भी। एक्सचेंज रेट फिक्स करने के बाद दीज टू करेंसीज एट अ रेशियो डिफरेंट फ्रॉम द मार्केट, अंडर सच फिक्स्ड प्राइसिंग द अंडर वैल्यूड करेंसी, जो ये गोल्ड होगा या ये सिल्वर होगा, दिस इज ड्रिवन आउट ऑफ द सर्कुलेशन। क्यों, क्योंकि लोग इसको छिपा के रखेंगे। वाइल द ओवर वैल्यूड करेंसी, जो ये कॉपर था, कॉपर जिसका इंट्रिंसिक वैल्यू बहुत कम था बट फेस वैल्यू इसका ओवर वैल्यू हो गया, और ओवर वैल्यूड करेंसी रिमेन्स बट फेसेस अ लैक ऑफ बायर्स। अब ये कॉपर जो है सर्कुलेट होगा मार्केट में तब तक जब तक इसके बदले सिल्वर मिल रहा है। सिल्वर जो ही मिलने लग गया तब ये कॉपर चलेगा ही नहीं मार्केट में, इसको कोई लेगा ही नहीं, कोई एक्सेप्ट ही नहीं करेगा, ठीक है। ऑल दो गवर्नमेंट का बैकिंग होगा तब भी नहीं एक्सेप्ट किया जाएगा। एंड दैट इज वाई देयर शुड बी मार्केट एक्सचेंज रेट। A market exchange rate depends on the equilibrium of price and supply, है ना, where the price supply and demand is in ratio proportion, और वहीं पे एक इक्विलिब्रियम मेंटेन होता है about the ratio of this about price supply and demand, and that equilibrium is maintained by invisible hand. The concept was given by Adam Smith. Then what is the consequence of this fixed rate? अगर आपने फिक्स्ड एक्सचेंज रेट कर दी, गवर्नमेंट ने फिक्स्ड एक्सचेंज रेट कर दी, तो कॉन्सिक्वेंस क्या होगा, दैट दिस द सप्लाई ऑफ द करेंसी विल डिक्रीज व्हाइल द डिमांड विल इंक्रीज मोर। जो ये गुड करेंसी होगी इसकी सप्लाई कम हो जाएगी और इसका डिमांड बढ़ जाएगा, ठीक है। दिस सिनारियो कैन लीड
टू अ करेंसी शॉर्टेज विद डिमांड एक्सीडिंग द सप्लाई। क्यों ऐसा होगा दैट जो ये करेंसी होगी इसकी सप्लाई बढ़ेगी और इसकी सप्लाई कम होगी? क्योंकि कॉपर करेंसी को प्रोड्यूस करने का खर्चा कम होगा और उसका फेस वैल्यू ज्यादा होगा, तो इसलिए वो ज्यादा प्रोड्यूस होगी और वो बिकेगी ज्यादा रेट पे। और जो सिल्वर करेंसी थी उसको प्रोड्यूस करने का खर्चा ज्यादा था और वो बिक रही है कॉपर के मुकाबले में सस्ते में, और उसी लिए उस ये जो कॉपर करेंसी होगी इसको डिक्रीज किया जाएगा सप्लाई में, और कॉपर करेंसी जो होगी वो इंक्रीज हो जाएगी। दिस सिनारियो विल लीड टू करेंसी शॉर्टेज, और करेंसी शॉर्टेज हो जाएगा। Then, how was this Grisham's law originated? This applies. This law applies not only to the paper currencies but also to the commodities, currencies, and other goods. So this applies to all of it, and you need to be thorough with this Grisham's law. और आपको ये समझना होगा, क्योंकि यूजुअली यूपीएससी अगर ऐसा क्वेश्चन पूछती है तो वो इसमें बस एक ही चीज पूछेगी कि इस क्वेश्चन का ग्रिशम्स लॉ का वो एग्जाम्पल पूछेगी, ठीक है। और वो इसमें 3 स्टेटमेंट देगा या 4 स्टेटमेंट देगा और वो बोलेगा, वो कंफ्यूज करेगा इन स्टेटमेंट्स को आपस में, ठीक है। हाउ द ग्रिशम्स लॉ इज रेलिवेंट टू मार्केट एक्सचेंज रेट एंड फिक्स्ड एक्सचेंज रेट। डन। Then application to the commodity market. Yes, there are good commodities and bad commodities like silver and copper. और अगर इनका आप फेस वैल्यू सिमिलर कर दोगे तो then there will be problems again, जैसे मैंने समझाया अभी तक। Driving out the dollar in Sri Lanka, the law was observed during Sri Lanka's economic crisis when the central bank fixed the exchange rate between Sri Lanka rupee and US dollar. ठीक है। So the central bank mandated that a maximum rate of 200 rupees per dollar, even though the black market indicated a higher rate। समझे कि डॉलर में, डॉलर जो है, डॉलर डॉलर का प्राइस सेट किया 200 रुपए का, जबकि ब्लैक मार्केट में डॉलर का प्राइस इससे ज्यादा था। तो दिस ओवर वैल्यूड द रुपी एंड अंडर वैल्यूड द डॉलर। और उसकी वजह से क्या होगा, अब स्टेट को अपनी जेब से भरना पड़ेगा जो इसका लॉस होगा, है ना। दिस विल कॉज द सप्लाई ऑफ डॉलर टू फॉल, और डॉलर मिलेगा ही नहीं मार्केट में, क्योंकि 200 रुपए में डॉलर बिक रहा है मार्केट में, तो वो डॉलर बिकेगा कहाँ? वो ब्लैक मार्केट में बिकेगा, वो नॉर्मल मार्केट में बिकेगा ही नहीं। जहां उसकी रेट ज्यादा है वो वहीं बिकेगा। दैट इज वाई पीपल हैड टू परचेज डॉलर्स फ्रॉम द ब्लैक मार्केट एट हायर रेट्स टू बाई फॉरेन गुड्स। और ये चीज एग्रीवेट कर दी थी श्रीलंका की प्रॉब्लम्स को। दैट वाज द इकोनॉमिक क्राइसिस। डन। समझ गए आप? दैट्स इट। So the conditions for Grisham's law, you need to understand that yes, Grisham's law holds when government fixes the exchange rate, है ना, जब गवर्नमेंट फिक्स्ड एक्सचेंज रेट पे जाए, और तभी गुड मनी और बैड मनी आपस में एक दूसरे को हैम्पर करेंगे। टॉकिंग अबाउट द ग्लोबल सिंपोजियम विच विल बी सेट अप टू डिस्कस द फ्यूचर ऑफ फार्म्स राइट्स। अब ये हमारी प्रेसिडेंट ऑनरेबल द्रौपदी मुर्मू जी has inaugurated the Global Symposium on Farmers' Rights, which was organized by International Treaty on Plant Genetics Resources for Food and Agriculture. Then, अब ये क्यों ऑर्गेनाइज होगा ये ग्लोबल सिंपोजियम? दिस टॉक्स अबाउट द प्रोटेक्शन ऑफ प्लांट वेराइटीज एंड फार्मर्स राइट्स अथॉरिटी। So this authority is actually a statutory body which was created by an act of parliament. The act is called as the Protection of the Plant Varieties and Farmer Rights Act। ठीक है, PPVFRA एक्ट नाम है इसका। और यही एक्ट जो है ये बॉडी बनाया, और इस बॉडी का गोल क्या है? दिस बॉडी प्रोवाइड्स प्रोटेक्शन to farmers, whether in their seeds, their planting material, न्यू जनरेशन ऑफ सीड्स, उनको सीड्स प्रोक्योर करने हैं, पेटेंट ऑन द सीड्स एंड सीड प्रोड्यूसिंग फर्म्स, सब चीजों को डील करती है ये PPVFRA। नाउ व्हाट इज दिस PPVFRA? If we talk about this PPVFRA is a statutory body which was created by the act of the parliament. This works under the Department of Agriculture, under the Ministry of Agriculture and Farmer Welfare. This authority was set up by central government and consists of a director and 15 individual members. Objective क्या है इसका? To establish an effective system for the protection of plant varieties, as I said, rights of farmers and plant breeders, recognize and protect the rights of farmers। ये ऑर्गेनाइजेशन एक बार यूपीएससी आपने क्वेश्चन में पूछ चुका है, आपको दोबारा से पूछा जा सकता है, ठीक है। That question was not particularly about the organization, but that question was about some particular species of plants।
अब आपको ये चीज समझना होगा दैट दिस ऑर्गेनाइजेशन इज इंपॉर्टेंट, दैट्स व्हाई आई एम डिस्कसिंग इट। ठीक है। 2020 में आप देखोगे कि 2020 में या 21 में क्वेश्चन पूछा गया था, और हम इस क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे वेरी सून। हमारा 2023 का पेपर कंप्लीट होगा, उसके बाद 22, 21, 20 हर एक पेपर डिस्कस होगा। डन। और धीरे धीरे ये रेशियो बढ़ता जाएगा, जैसे हम आज एक क्वेश्चन डिस्कस करते हैं तो धीरे धीरे हम 2, 3, 4, 5 पे आ जाएंगे। डन। कमिंग टू द स्ट्रक्चर ऑफ पीपीवीएफआरए। चीफ एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी चेयरपर्सन होता है, 15 मेंबर्स होते हैं, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंदर काम करती है। ठीक है। और इसके बाद आपको ये समझना है दैट रजिस्ट्रार जनरल इज इट्स एक्स ऑफिशियो मेंबर, is the ex officio member or secretary of the authority. Then what are the functions of this authority is it registers new plant varieties, and there is compulsory cataloging facility of all the varieties of plants, documentation, indexing, plant varieties, genetic banks, maintenance of national genetic bank। तो हर एक चीज को ये डील करती है। इसकी फंक्शंस, इसके पावर्स, इसका स्ट्रक्चर और ऑब्जेक्टिव्स, हर एक चीज इंपॉर्टेंट है। यू शुड मेक अ नोट ऑफ दीज 2 स्लाइड्स। डन। तो चलो, let's conclude the today's session with the last news, and this news talks about G20 and the perspective which is released by China on the G20 मीटिंग। चाइना ने बोला है दैट हाँ, हमें G20 मीटिंग जो अभी हुआ, कॉन्क्लूड हुआ, इसमें 2 पॉइंट्स हाईलाइट हुए हैं। वन वाज अबाउट द चाइनाज पर्सपेक्टिव अबाउट G20, दैट इज द यूनानिमस adoption of न्यू दिल्ली डिक्लेरेशन। तो चाइना हैज वेलकम्ड दिस न्यू दिल्ली डिक्लेरेशन। ठीक है, पहली चीज। सेकंड, चाइना ने हाईलाइट किया अबाउट द इंडिया मिडिल ईस्ट इकोनॉमिक कॉरिडोर, एंड चाइना हैज सपोर्टेड दिस इंडिया मिडिल ईस्ट इकोनॉमिक कॉरिडोर, यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर। और सपोर्ट करने के बाद चाइना हैज आल्सो टॉक्ड अबाउट दिस थिंग दैट दिस शुड नॉट बी यूज्ड एज अ जियोपॉलिटिकल टूल। हमें पता है दैट चाइना हैज बीन यूजिंग इट्स सीपेक एज अ जियोपॉलिटिकल टूल। तो सिंपली चोर की दाढ़ी में तिनका, उनको भी लगता है कि हम भी वही करेंगे जो वो सीपेक के साथ कर रहे हैं, है ना। But yes, India's aims and objectives are totally different. That's about what? The economic development and connectivity, more sustainability and supply chain resilience in trade. Done. Second point is regarding the Russia-Ukraine conflict. China reiterated its stance of seeking a political solution through dialogue. And that's what India has been focusing on. And in talks with the President Biden, they discussed the importance of China's growth to United States. That's it from this news. Nothing much hype from this news. G20 पे we will discuss that in detail कैसे scenarios change हो गए हैं। Talking about तो हमारा last option and last slide of everyday Hindu discussion is about UPSC only। यूपीएससी के मेंस 2022 में एक क्वेश्चन पूछा गया था, और ये क्वेश्चन था अबाउट GS3 में पूछा गया था, और दिस क्वेश्चन टॉक्ड अबाउट द लाइफ एक्सपेक्टेंसी। व्हाट इज लाइफ एक्सपेक्टेंसी? सिंपल आपको डिफाइन करना है आपके इंट्रोडक्शन में। लाइफ एक्सपेक्टेंसी होती क्या है? इंडिया की लाइफ एक्सपेक्टेंसी 70 ईयर्स है ना। और अगर लाइफ एक्सपेक्टेंसी बढ़ती है तो इससे क्या होता है? इससे ये होता है दैट वर्किंग एज पॉपुलेशन, है ना, वर्किंग एज पॉपुलेशन का रेशियो बढ़ता है। और इससे क्या होता है? डेमोग्राफिक, जो हमारा डिविडेंड था, जो डेमोग्राफिक डिविडेंड था या डिपेंडेंसी रेशियो, है ना, ये डिक्रीज होता है ना। और हेल्थ केयर का बर्डन कम हो जाता है, बिकॉज वी लिव मोर। हेल्थ केयर का बर्डन बढ़ सकता है, बट दैट इज नॉट द पॉइंट। द पॉइंट इज कि अगर ये लाइफ एक्सपेक्टेंसी वैसी हुई कि गेरियाटिक केयर बढ़ गया, है ना, गेरियाटिक केयर का एक्सपेंडिचर बढ़ गया, तब जाके ये प्रॉब्लम करेगा हमें। बट अगर ये लाइफ एक्सपेक्टेंसी जो बढ़ रही है हमारी, अगर ये हेल्दी है, अगर हमारी पॉपुलेशन हेल्दी है, अगर हमने स्टेप्स पहले ही ले लिए अबाउट द अवेयरनेस ऑफ डिजीज एंड हेल्थ, अगर हमने स्टेप्स पहले ही ले लिए अबाउट द आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंडिचर को कम करने का, यूनिवर्सल हेल्थ इंश्योरेंस को प्रोवाइड करने का, और फाइनेंशियल इंक्लूजन को मोर स्ट्रेंथन करने का, देन एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम दिस लाइफ एक्सपेक्टेंसी का बढ़ना इज एक्चुअली अ ब्लेसिंग इन डिसगाइज फॉर इंडिया।
है ना, फॉर एनी कंट्री। बट क्वेश्चन आपको कहाँ पे लीड कर रहा है? क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है कि क्या चैलेंजेस हैं, किस चीज के, लाइफ एक्सपेक्टेंसी के बढ़ने के चैलेंजेस क्या है। तो ये आपको बस इतना बोल रहा है कि पहले चैलेंजेस क्या है और उन चैलेंजेस को टैकल करने के लिए स्टेप्स क्या लिए जाए। इट मीन्स कि ये क्वेश्चन आपको ड्राइव कर रहा है एक ऐसे पर्सपेक्टिव को लेके कि आपको बस प्रॉब्लम्स दिखे और प्रॉब्लम्स के सोल्यूशन दिखे। आपको ये ना दिखे कि ये लाइफ एक्सपेक्टेंसी का बढ़ना एक्चुअल में एक ब्लेसिंग है। आपको पॉजिटिविटी ना दिखे और उस पॉजिटिविटी को आपको हाईलाइट करना पड़ेगा आपके कंक्लूजन में, ताकि ये एग्जामिनर को समझ आ जाए कि एक इंसान जो ये आंसर लिख रहा है उसको बस नेगेटिव चीजें नहीं दिखती, उसको पॉजिटिव चीजें दिख रही है इस प्रॉब्लम के अंदर में भी। तो दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट कैपेबिलिटी ऑफ ए ब्यूरोक्रेट, दैट ही हैज टू सी एन अपॉर्चुनिटी इन एवरी क्राइसिस। दैट्स इट। आई विश यू ऑल द बेस्ट and I welcome you at Perfection IAS to join our new batches for UPSC at Delhi Center। 20 सितंबर से हमारे बैचेस स्टार्ट हो रहे हैं, रजिस्ट्रेशंस ओपन है। जल्दी से जल्दी आप इन नंबर्स पे डायल कीजिए और अपने आप को रजिस्टर कराइए। थैंक यू, ऑल द बेस्ट, जय हिंद, जय भारत।